सभी को नमस्कार। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हम इतिहास की क्लासें पढ़ रहे थे और इतिहास में हमने सांगा को शुरू किया था। सांगा की हमने सामान्य जानकारी ली थी कि उनके पिता का नाम रायमल था, उनकी माता का नाम रतन कुंवर था, उनकी दो पत्नियां थी जिनमें एक का नाम था जसोदा देवी और दूसरी थी हाड़ी रानी कर्मावती। इनकी दो उपाधियों के बारे में हमने जाना था। पहली उपाधि थी हिंदूपत और दूसरी उपाधि थी सैनिकों का भग्नावशेष। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल की हत्या के मृत्यु के पश्चात सांगा श्रीनगर अजमेर से आते हैं और उसके बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं 1509 में। हमने इनके जन्म की बात की थी, तो जन्म इनका हुआ था 12 अप्रैल 1482 में, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। राज्याभिषेक की अगर तारीख देखी जाए तो वो हुआ करती थी 25 मई 1509, जिस दिन वो चित्तौड़ के शासक बने थे। इनको शासक बनने में जो सहायता की थी वो थी करमचंद पवार, जो कि श्रीनगर के सामंत हुआ करते थे। इस कारण से ये मैं आगे लिखूंगा अभी कि जब सांगा राजा बनते हैं तो उसके पश्चात वे करमचंद पवार को 4 जगहों की जागीर देते हैं, क्योंकि उन्होंने थैंक यू बोला था कि यार थैंक यू, आपने मेरी क्या की मदद, मुझे यहाँ पे शरण दी थी और आपकी बेटी भी दी है। इसलिए उन्होंने क्या दी, वहाँ पे 4 जगह की जागीर दी थी, जिसमें था परबतसर, फुलिया, जहाजपुर और एक और नाम था इसमें शाहपुरा। तो इसके बाद अपन आगे बात करें तो हमने युद्ध के राज्याभिषेक के समय शासक के बारे में जाना था। तो शासक कौन कौन थे, तो इनके समय में उत्तर भारत में 4 बड़ी रियासतें हुआ करती थी। एक का नाम था मेवाड़, दूसरी का नाम था गुजरात, मालवा और साथ ही में दिल्ली। इसमें दिल्ली का शासक, जब यह राज्याभिषेक हो रहा था तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी हुआ करता था, जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की। उसके बाद बात करें कि मालवा से उस समय शासक हुआ करता था नासिरुद्दीन खिलजी। अपन बात करें गुजरात की तो उस समय शासक हुआ करता था महमूद बेगड़ा। हम बात करें कि सांगा के संघर्ष किन किन के साथ रहे, तो सांगा के संघर्ष अपन बात करें दिल्ली से तो रहे इब्राहिम लोदी से। बात करें हम मालवा से तो रहे थे इनके महमूद खिलजी द्वितीय से। बात करें गुजरात तो गुजरात से रहे मुजफ्फर शाह से। उसके बाद बात करें कि मुगलों से तो मुगलों में इनका बाबर से विवाद रहा था। बात करें इनके युद्धों की तो इनके 6 मुख्यतः युद्ध हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो युद्ध था वो था खातोली, जो कि कोटा में है। 1517 में ये युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी स्वयं आया था। सांगा इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है, पर उसका एक हाथ कट जाता है और एक घुटना खराब हो जाता है। इसी युद्ध में इनका पुत्र जिसका नाम था भोज, वो आया था और वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध में सांगा ने सपना देखा कि मैं वापस दिल्ली पर अधिकार कर सकता हूँ और हिंदू सम्राट बन सकता हूँ। बात करें दूसरी युद्ध की, जो कि बाड़ी में हुआ था, बाड़ी धौलपुर में। सांगा को जब ये महत्वाकांक्षा हो चुकी थी कि अब मेरे को दिल्ली पे अधिकार करना है, तो वो कोटा से धौलपुर चला गया था और बाड़ी में जाके युद्ध करता है। बाड़ी में इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापति भेजे थे, जिनका नाम था मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। दोनों को सांगा अपनी तरफ मिला लेता है और इस कारण से इब्राहिम लोदी दूसरा युद्ध भी हार जाता है 1518 में। फिर बात की थी हमने गागरोन की युद्ध की। गागरोन का युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय के कारण हुआ था, क्योंकि मेदिनी राय ने चंदेरी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था और साथ में सांगा ने उन्हें गागरोन की जागीर दे दी थी। इस बात को लेकर महमूद खिलजी द्वितीय सांगा से युद्ध करने आता है, जिसमें सांगा विजय हुआ। उसके बाद बात करें ईडर के युद्ध की, तो ईडर में सांगा रायमल को शासक बनाना चाहता था और वहीं मुजफ्फर शाह भारमल को। इस कारण से दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें रायमल को सांगा राजा बनाता है और विजय होता है। बाद में रायमल की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से सांगा भारमल को राजा बना देता है। रायमल की मृत्यु होने के पश्चात सांगा भारमल को राजा बना देता है। अब बात करेंगे हम दो युद्ध उसके जो मुख्यतः पढ़े जाते हैं बाबर से जो हुए थे। उसमें पहला युद्ध आता है बयाना और दूसरा आता है खानवा। इसमें बात करें कि एक युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, जिसे हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से। इस युद्ध में एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की सेना और दूसरी तरफ थी बाबर की सेना। बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि मुझे यहाँ से 3 लोगों का बुलावा आया। एक नाम था आलम खां लोदी, दूसरा था दिलावर खां लोदी और तीसरा नाम था सांगा। इन तीनों ने मुझे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए यहाँ पर बुलाया था। तो फर्जन का राजकुमार बाबर यहाँ आता है और वो पानीपत में इब्राहिम लोदी से लड़ता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का मैदान के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा सल्तनत काल का एकमात्र शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई है, वह था इब्राहिम लोदी। और इसके पश्चात क्योंकि सांगा इसमें बाबर की मदद करने नहीं आया था, इस कारण से बाबर ने सांगा पे आक्रमण करने का सोचा। इसके पश्चात एक युद्ध होता है जिसका नाम है बयाना का युद्ध। हम बात करें बयाना के युद्ध की,
बयाना का युद्ध। बात करें अगर इसकी तारीख की, तो इसकी हमें तारीख मिलती है 16 फरवरी 1527। इस प्रकार से अपना कोई राजस्थान का पूर्वी भाग है। इस पूर्वी भाग में भरतपुर जिले में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है बयाना। बयाना, यह बयाना सांगा के अधिकार में था। सांगा के अधीन, सांगा के अधीन। और सांगा ने यह दुर्ग दो विश्वास पात्र सैनिकों को सौंप रखे थे, आलम खां और निजाम खां को, निजाम खां को सौंप रखा था, खां को सौंप रखा था। क्या करते हैं आलम खां और निजाम खां, यह जो दुर्ग था बयाना का, यह बाबर को बेच देते हैं। बाबर को बेचने के बाद बाबर यहाँ पे दो व्यक्तियों को नियुक्त करता है। एक का नाम था सुल्तान मिर्जा और दूसरे का नाम था मेहंदी ख्वाजा। तो ध्यान रखना, आलम खां और निजाम खां ने बयाना का दुर्ग, बयाना दुर्ग बाबर को बेच दिया, बाबर को बेच दिया। बाबर को बेच दिया। बाबर ने यहाँ दो व्यक्ति को नियुक्त किया था। एक का नाम था नियुक्त, तो दो जनों को नियुक्त करता है। पहले का नाम है सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, और दूसरे का नाम है महंदी ख्वाजा, महंदी ख्वाजा, ख्वाजा। जैसे ही ये खबर सांगा को पड़ती है कि निजाम खां और आलम खां ने बयाना दुर्ग बाबर को भेज दिया, सांगा अपनी सेना को यहाँ भेजता है और वह इस पर आक्रमण करती है। इस आक्रमण में सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा को वॉशिंग पाउडर निरमा लगा के धोया। ये दोनों यहाँ से भागते हैं कि भाई भागो यहाँ से, सांगा और मारेगा। इनके साथ इनकी पूरी सैनिक टुकड़ी थी, वह भी दिल्ली की तरफ भागती है कि भाई बचाओ। इसके पश्चात यह युद्ध सांगा जीतता है और बयाना पे पुनः अधिकार करता है। पर वो कहता है कि अब इस बाबर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए उसे पता था कि है ना बाबर सेना बहुत बड़ी लेके आया है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उसने एक प्रथा चलाई जिसका नाम था पाती पर्वन। पाती पर्वन का सही अर्थ यह था कि बाबर के खिलाफ सभी जो अन्य राजा है भारत के उनसे सहायता मांगना। तो इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन जाने बयाना के युद्ध के बारे में, तो इसको अपन लिखें बयाना का दुर्ग, बयाना का दुर्ग सांगा के अधीन था, सांगा के अधीन था, अधीन था, तथा सांगा ने, सांगा ने बयाना की जिम्मेदारी, बयाना की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी आलम खां, आलम खां और निजाम खां को दे रखी थी। निजाम खां, खां को दे रखी थी, दे रखी थी। आलम खां, आलम खां और निजाम खान ने, निजाम खान ने यह दुर्ग, यह दुर्ग बाबर को बेच दिया, बाबर को बेच दिया।
बाबर द्वारा नियुक्त, तो फिर उसने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया यहाँ पे। दो व्यक्तियों को नियुक्त किया। एक का नाम था सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, और महंदी ख्वाजा, महंदी ख्वाजा। बात करें, सांगा यहाँ पे आक्रमण करता है। सांगा की सेना ने यहाँ आक्रमण किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया, और बयाना पे पुनः अधिकार पाया, बयाना पर पुनः अधिकार पाया, पुनः अधिकार पाया, अधिकार पाया। जो दो व्यक्ति है जिनका नाम है सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा, ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं वापस दिल्ली, कि बहुत मारा है, आय हाय आयोडेक्स भी कम पड़ रही, तो ये दोनों यहाँ से भागते हैं। तो ध्यान रखना, सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा यहाँ से भागकर, यहाँ से भागकर, भागकर बाबर के पास चले गए, बाबर के पास चले गए, पास चले गए। जैसे ही सांगा को ये पता चलता है कि अब बाबर दिल्ली पे है, तो सांगा कहता है कि है ना दिल्ली मेवाड़ की है भाई, मैंने पहले भी ये सोचा था कि है ना इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली पे अधिकार प्राप्त करूंगा। मैंने ये लाइन पहले भी बोली थी कि मेवाड़ रही है दिल्ली, कंडी बाबर रही बापोती कौन है। तो वही बात यहाँ पे दिखती है कि बाबर यहाँ से जब दिल्ली पे था तो सांगा यहाँ आक्रमण करने निकलता है, और सांगा अपनी सेना लेके दिल्ली की ओर बढ़ता है। सांगा सेना को दिल्ली की ओर बढ़ने का आदेश देता है, दिल्ली की ओर बढ़ने का आदेश देता है, आदेश देता है। बात ध्यान रखना, जो युद्ध है जिसका नाम है बयाना का युद्ध, इस बयाना के युद्ध में ना तो बाबर आया था ना ही सांगा, सांगा रणथंबोर में रुका हुआ था और बाबर दिल्ली। तो ये बात ध्यान रखना कि बयाना के युद्ध में सांगा और बाबर की सेना तो लड़ी, पर सांगा और बाबर नहीं। तो नोट करके ध्यान रखना, नोट, बयाना के युद्ध में, बयाना के युद्ध में सांगा एवं बाबर की, बाबर की सेनाएं लड़ी थी, सेनाएं लड़ी थी, लड़ी थी, परंतु इस युद्ध में, इस युद्ध में न तो सांगा आया, सांगा आया, न ही बाबर। यह बात ध्यान रखना। इसके पश्चात एक महीने के जस्ट बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम है खानवा का युद्ध, काफी बड़ा युद्ध है। जब इधर से सांगा ने दिल्ली की तरफ बढ़ने का, तो वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, उन्होंने डेरा डाल रखा था बयाना के पास,
खानवा के पास में। तभी उन्हें ये न्यूज़ आती है कि बाबर भी सेना तैयार करके बैठा हुआ है कि अब युद्ध होगा। और जब सेना का पता चला तो बाबर एक बहुत ही बड़ी सेना लेके आए, जो सेना सांगा के पास नहीं थी। सांगा को लगा कि है ना, मुझे सभी राजाओं से मदद मांगनी चाहिए। अगर बाबर को हराना है तो मुझे बहुत सारे राजाओं का और साथ चाहिएगा, बहुत बड़ी सेना चाहिएगी। इस कारण से सांगा एक प्रथा निकालता है जिसको हम कहते हैं पाती पर्वन। पाती पर्वन का सही अर्थ यही था कि बाबर के खिलाफ सभी जो राजा है भारत के, उनसे सहायता लेना। तो बात करें इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात सांगा ने सांगा ने पाती पर्वन पाती पर्वन प्रथा अपनाई। प्रथा अपनाई। हम देखें पाती पर्वन का अर्थ। पाती पर्वन, तो याद रखना, बाबर के खिलाफ, बाबर के खिलाफ सभी राजाओं से, राजाओं से सहायता लेना, सहायता लेना। और इस युद्ध से पहले इस पाती पर्वन में राजस्थान के, मध्य प्रदेश यानी मालवा के, गुजरात के अनेकों शासकों ने इस पाती पर्वन जो प्रथा थी इसमें भाग लिया। यह एक मात्र मौका है जब भारत के इतने सारे राजा एक साथ मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके पश्चात हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि मुगलों के खिलाफ इतने सारे राजा एक साथ लड़ेंगे। तो हम बात करेंगे अब युद्ध की, जिसका नाम क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध अगर पूछ लिया जाए आपसे तारीख क्या है, तो याद रखना 17 मार्च, 17 मार्च 1527 ईस्वी। और ये 17 मार्च जो तारीख है, ये किसके अनुसार है? अनुसार
बात करें हम सांगा की सेना की तरफ से कौन आए थे और बाबर की सेना की तरफ से कौन आए थे, तो हम जान रहे थे कि सांगा की तरफ से कौन कौन आते हैं। तो इसमें पहला जो नाम मिलता है हमें वो मिलता है जोधपुर से। जोधपुर, जोधपुर से आते हैं मालदेव। मालदेव ये, क्योंकि ये उस समय में केवल राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे, इसलिए उस समय उनके राजा थे उनके पिता, यानी गंगादेव राठौड़ के पुत्र। राठौड़ के पुत्र। पहला जो व्यक्ति आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो आपका उत्तर मालदेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालदेव एक राजकुमार है और उसको गंगादेव ने भेजा था। पूछ लिया जाए कि कौन है, तो ध्यान रखना गंगादेव राठौड़। बात करें अपन बीकानेर से। बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर से आता है कल्याणमल। कल्याणमल, कल्याणमल किसका पुत्र है, तो याद रखना जैतसी का पुत्र। जैतसी का पुत्र, यानी यह बंदा भी कौन है, राजकुमार। कल्याणमल भी क्या है, राजकुमार। इसके बाद तीसरा जो आता है मेवात से। मेवात, मेवात से आता है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। बात करें दिल्ली से कौन आता है, दिल्ली, तो इब्राहिम लोदी का पुत्र आता है जिसका नाम था आलम खां लोदी, और उसी का एक भाई आता है जिसका नाम था दिलावर खान लोदी। तो दिल्ली से याद रखना आलम खां लोदी, दिलावर खान लोदी, दिलावर खान लोदी। बात करें मेड़ता से कौन आता है, मेड़ता, तो मेड़ता से आता है वीरम देव। वीरम देव। बात करें आमेर से। आमेर, आमेर से आता है पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छवा। बात करें पाली से। पाली से आखे राज सोनगरा। आखे राज सोनगरा। बात करें वागड़ से। वागड़, तो वागड़ से आता है उदय सिंह। उदय सिंह। आगे बात करें तो जगह है जिसका नाम है गजनेर। गजनेर, और गजनेर से यहाँ पे आएगा अशोक परमार। अशोक परमार। अशोक परमार। बात करें कि और कौन आएगा, तो ध्यान रखना जगह है रायसेन। रायसेन, रायसेन से आएगा सहलदी तंवर। सहलदी तंवर। आगे बात करें तो बाजोली। बाजोली, बाजोली मीराबाई का पियर हुआ करता था, यानी ब्याई सा के मदद करने कौन आएंगे, ब्याई सा। और ब्याई सा का नाम क्या था, रतन सिंह। रतन सिंह। फिर जगह है नागौर। नागौर, और नागौर से कौन आएंगे, तो ध्यान रखना खान जादे मुसलमान। खान जादे मुसलमान। मुसलमान। बात करें और आगे तो जगह है बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी।
तो बड़ी साइड से आते हैं। जाला अज्जा, जाला अज्जा। बात करें गोगुंदा, गोगुंदा, तो गोगुंदा से आते हैं। जाला सज्जा, सज्जा। बात करें बूंदी, बूंदी, सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा। और बात करें तो आगे आते हैं। गोगुंदा, बूंदी, तो ये हो गया, वैसे बहुत है। इतने नाम भी याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। जगह क्या है? सादड़ी सादे कौन, जाला अज्जा, जाला सज्जा। अगर एक बात और पूछ ले, सलूम्बर, सलूम्बर, सलूम्बर से आते हैं रतन सिंह प्रथम, रतन सिंह प्रथम, प्रथम। ये सभी आते हैं किसकी तरफ से? सांगा की तरफ से। नाम वापस बता देता हूँ मैं। जोधपुर से आते हैं राजकुमार मालदेव, जो कि गंगा के पुत्र हुआ करते थे। बीकानेर से कल्याणमल। मेवात से आता है हसन खां मेवाती। दिल्ली से आलम खां लोधी और दिलावर खां लोधी। मेड़ता से विरमदेव। आमेर से पृथ्वीराज कछावा। पाली से आखिरा सोनगरा। वागड़ से उदय सिंह। गजनेर से अशोक परमार। रायसेन से सहलदी तंवर। और उसके बाद बाजोली से रतन सिंह। नागौर से खानजादे मुसलमान। बड़ी साड़ी से जाला अज्जा। गोगुंदा से जाला सज्जा। बूंदी से सूरजमल हाड़ा। और सलूम्बर से रतन सिंह प्रथम। ये सभी किधर से आते हैं? सांगा की तरफ से। बात करें बाबर की सेना, तो इसके सेनापति थे, सेनापति मुस्तफ़ा खां, मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली कुली, रूमी खां, रूमी खां। मीर खलीफा, मीर, मीर खलीफा। मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। सुल्तान मिर्ज़ा, सुल्तान मिर्ज़ा। इश्क आकार, इश्क आका आदि। ये इसके क्या थे? मुख्य सेनापति। अगर बाबर की बात करें तो बाबर में अपन को नाम मिलेंगे किस किस का? मुस्तफ़ा खां, उस्ताद अली कुली, रूमी खां, मीर खलीफा, मेहंदी ख्वाजा, सुल्तान मिर्जा और इश्क आका। इसमें से जो दो व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? उस्ताद अली कुली और रूमी खां, ये दोनों तोपची हुआ करते थे, तोपची। अब बात करें दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने। खानवा का मैदान है। इसमें एक व्यक्ति था जो बाबर की तरफ से आया था, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ। और मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी कि यह युद्ध, यह युद्ध सांगा जीतेगा, सांगा जीतेगा। अब हम शुरू करते हैं इस युद्ध के बारे में। यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंभीरी, गंभीर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तहसील, तहसील रूपवास, रूपवास भरतपुर। पूछ लिया जाए कौन सी नदी के समीप, तो ध्यान रखना गंभीर नदी के समीप। दोनों प्रकार, दोनों तरफ सेना आती है। एक तरफ सेना है बाबर की, बाबर की। और एक तरफ सेना है सांगा की।
हमारी जो सेना थी वो 3 भागों में हुआ करती थी, जिनका नाम था हरावल, हरावल, ढोलान, ढोलान, चंदावल, चंदावल। 3 भागों में आगे आगे बढ़ी रहती थी। जो आगे का भाग हुआ करता था उसे हम कहते थे हरावल, जो मध्य भाग हुआ करता था उसे हम कहते थे ढोलान, और जो पीछे का भाग हुआ करता था उसे कहते थे चंदावल। तो हमारी जो सेना थी सांगा की, वो कुछ इस प्रकार थी। सांगा की सेना, बाबर ने जो सेना करी थी, हिसाब से मैनेज की थी, वो इस प्रकार से की थी। मध्य में एक सेना है, ऊपर की तरफ एक सेना है जिसमें थोड़ा सा गैप है, और नीचे की तरफ एक सेना है। जब ये मैदान 1.5-2 किलोमीटर तक फैला हो तो इस तरह का मुड़ाव देखा नहीं जा सकता है। यूँ पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये जो सेना है दोनों तरफ की, ये आगे है और बीच में मध्य पीछे दबा हुआ है। इसने यहाँ पर तोपें लगा रखी थी। अब यह युद्ध प्रारंभ होता है। इस प्रकार से सेना भी आगे की तरफ बढ़ती है, और सेना जब एक निश्चित दूरी तक पहुंच जाती है, उसके बाद सांगा की सेना जब इधर लड़ रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो बाबर क्या काम करता है, इन दोनों सेनाओं को आगे भेजता है। जब ये सेना चारों तरफ से यहाँ फंस गई, इस जगह आ चुकी है, तब तोपें शुरू करता है। और तोपें जब इधर से चलती है, तब इधर वाली जो सेना इधर आई थी, जो आगे की तरफ बढ़ रही थी, इन्होंने भी आक्रमण शुरू कर दिया। अब यूँ मान सकते हैं कि एक आदमी, हमारे यहाँ जो सिस्टम था, हमारे यहाँ के बोले भाले लोग थे, युद्ध करने में कोई तरीके वगैरह आती नहीं थी। सामने आदमी आया, उसको ठोकना है, बस यही पता था कि सामने वाला है, हम दोनों बराबर लड़ेंगे। अगर उसके पास हथियार नहीं है तो पहले हथियार देंगे फिर लड़ेंगे। पर यहाँ ऐसा मैटर नहीं था। यहाँ पे एक तरफ है, इसके सामने कौन लड़ रहा है, मुगल सैनिक, और इधर से एक सैनिक और आ गया, एक सैनिक और आ गया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन भारी। पहला तो ये हो रहा है, दूसरा तोपें चलाना शुरू कर दी। अब क्योंकि राजपूत जो सेना थी उसने आज तक कभी तोपें नहीं देखी, पहली बार जब वो तोपें देख रही थी तो वो हड़बड़ा गई कि ये क्या हो रहा है, एक बार में 50 जने 100 जने मर रहे हैं। उसके बाद उसने देखा कि यहाँ जो हमारे सैनिक थे वे ज़्यादातर या तो पैदल थे, या फिर जो राजा वगैरह जो मुख्य थे वो हाथी पे बैठे हुए थे। हाथियों ने भी पहली बार तोपों की आवाज़ सुनी थी, इस कारण से हाथी भी पागल हो गए थे, और वो अपने लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गए। चारों तरफ से फंस गई थी कौन सी सेना, सांगा की, सांगा सेना। और ये जो पद्धति लगाई उसने कि बीच में फंसा के मारना है, इसी पद्धति को अपने नाम क्या दिया, तुलु गुमा, तुलु गुमा पद्धति। फिर एक व्यक्ति, जब यूं लग रहा था कि सांगा विजय हो जाएगा, तो भी तब एक व्यक्ति था जिसका नाम था सहलदी तंवर। वह विश्वासघात करता है, और उसी के साथ विश्वासघात करता है एक और जो समाज के लोग आए थे, जिन्हें हम खानजादा मुसलमान कहते हैं, जो कि नागौर से आए थे। उन्होंने भी सांगा के साथ विश्वासघात कर दिया, और उस कारण से सांगा की सेना और कमज़ोर हो गई। अब जब सांगा की सेना कमज़ोर हुई और सामने दिख रहा है कि है ना कई राजा सामंत मारे जा रहे हैं, तो उनके साथ उनकी पीछे सेना होती है। अगर कोई सामंत मर जाता है, कोई राजा मर जाता है, तो उसकी जो सेना वो सरेंडर कर देती थी कि भाई अब हमारा राजा मर गया, अब हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए जब सांगा को लगा कि है ना चारों तरफ से सेना भाग रही है, सांगा पीछे की तरफ था, पीछे से यहाँ पे हाथी पे बैठ के कहता है कि है ना मैं अब आगे की तरफ जाऊंगा। तो वह आगे की तरफ जाता है। तब बाबर ने पहले से अपने जो तीरंदाज थे उनको कह रखा था कि तुम्हें एक आदमी को मारना है केवल, वो आदमी है सांगा। तो जैसे ही ये आगे की तरफ जाता है, हरावल में जाता है, और इसके ऊपर आक्रमण करते हैं तीरंदाज, और इसकी क्या कर देते हैं, एक जो तीर था वो सांगा के आगे लगता है, और सांगा उसी समय जो हाथी की ओदी हुआ करती थी उसमें गिर जाता है, और वहीं पे क्या हो जाता है, मूर्छित। जब लगा कि ये मूर्छित हो चुका है, तो मालदेव सोन मालदेव जो कि राठौड़ राजकुमार था वो, और आखिरा सोनगरा, इसको वहाँ से निकालते हैं। और इसके जो राज के चिन्ह है वो पहन के बैठता है झाला अज्जा, जो कि बड़ी साड़ी का सामंत हुआ करता था, और इस युद्ध को आगे बढ़ाता है। परंतु जब सबको पता चल चुका था कि सांगा मूर्छित है, कमजोर हो चुका है, सहलदी तंवर और खानजादे मुसलमानों ने धोखा दे दिया है, इस कारण से यह युद्ध सांगा हार जाता है। बात करें अगर अब इसको लिखें तो कुछ इस प्रकार है। बाबर ने बाबर ने सांगा की सेना के सामने
तुलु गुमा पद्धति का उपयोग किया, तुलु गुमा पद्धति का प्रयोग किया, प्रयोग किया। सांगा को तीर लगने के बाद, तीर लगने के बाद, लगने के बाद मूर्छित होने पर, मूर्छित होने पर, होने पर, मूर्छित होने पर मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ और मालदेव राठौड़ और आखेराज सोनगरा, आखे राज सोनगरा, सोनगरा युद्ध के मैदान से, युद्ध के मैदान से, मैदान से बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। आगे बात करें, झाला, अज्जा, अज्जा सांगा के, सांगा के राजकीय चिन्ह धारण करके, धारण करके युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ता है, लड़ता है। बात करें सांगा के यह युद्ध हारने के कारण, तो हम मुख्य कारण समझेंगे कि सांगा ये युद्ध क्यों हारा और बाबर ये युद्ध क्यों जीता। तो बात करेंगे सांगा के, सांगा के युद्ध हारने के कारण, हारने के कारण। और इस तरफ हम बात करेंगे बाबर के, बाबर के जीतने के कारण, जीतने के कारण। तो बात करें सांगा के युद्ध हारने के कारण, सबसे पहला कारण यह था कि राजपूत सैनिकों ने कभी तोपें नहीं देखी थी। उसके बाद एक जो सीधा साधा तरीका होता युद्ध लड़ने का वो था। तीसरा कारण कि हाथियों ने पहली बार ये तोपों की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद ये भी बात है कि राजपूत सेनाओं ने हाथियों का प्रयोग किया था। उसके बाद सलदी तंवर और खानजादे मुसलमान सांगा को धोखा देते हैं। तो सांगा के हारने के जो कारण थे वह क्या थे? पहली बार, पहली बार तोपों का सामना, तोपों का सामना, सामना। दूसरा हाथियों का प्रयोग, हाथियों का प्रयोग। साधारण युद्ध पद्धति, साधारण युद्ध पद्धति, युद्ध पद्धति। राजपूत और भारत में जो तलवारें मिलती हैं हमें, वे तलवारें खंडा कहा जाती है। खंडा एक भारी तलवार है, यूं है कि अगर उसको चला दिया जाए ना तो सामने वाला कट जरूर जाता है, पूरा आधा आधा 50-50 हो जाएगा, पर भारी बहुत होती है तो चलाने में समय लगता है। वहीं मुगलों के पास जो तलवार होती है उसे हम कहते हैं शमशेरी। ये शमशेरी काफ़ी हल्की होती है, काट नहीं सकती है पर घाव बहुत अच्छे तरीके से कर देती है और जल्दी कर देती है। हल्की होती है, चलाने में तो बहुत आसानी से चलती है। यह भी एक कारण था कि राजपूत, राजपूतों के पास पास भारी हथियार, भारी हथियार, हथियार। आगे बात करें राजपूत राजाओं की महत्वाकांक्षाएं।
सब क्योंकि अलग अलग आए हुए थे, सबको लग रहा था कि हम काम करें, हमारे हिसाब से सेना चलेगी, हम सेनापति बने। सब अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं लेके बैठे हुए थे। इस कारण से भी इन सभी राजाओं के बीच में मतभेद था। इस कारण से इसमें एक और जो कारण था वो था राजपूत राजाओं में मतभेद मतभेद। और बात करे जाए इसमें सल्दी तवर तथा खानजादे मुसलमानों द्वारा मुसलमानों द्वारा मानव द्वारा विश्वासघात ये निम्न कारण थे किसके? संगा के युद्ध हारने के। इसके पश्चात बात करें बाबर के युद्ध जीतने की। सर 10 मिनट है ना, ठीक है। बाबर के युद्ध जीतने के कारण सबसे पहला जो इसका कारण था वह था कुशल नेतृत्व। दूसरा, उसने इस युद्ध को धर्म युद्ध बताया। धर्म युद्ध को उर्दू में कहा जाता है जिहाद, क्योंकि एक दिन पहले जब उनको पता चला था सैनिकों को, और सुल्तान मिर्ज़ा और मुस्तफ़ा खान ने आगे यहाँ पे जब बताया कि है ना बहुत मारते हैं, मेहंदी ख्वाजा ने आके बताया कि एकदम फिनिश लगा के मारते हैं बिल्कुल ढंग से, ठीक है। और वो जो बंदा है ना सांगा, वो बहुत ही खतरनाक है। उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, पता नहीं कैसे चल रहा है, तो भी मार के चला जाता है, इतना खतरनाक है, ठीक है। तो इस कारण से मुसलमान जो सैनिक थे उनमें बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। उन्होंने कहा कि भाई हमें युद्ध नहीं लड़ना है, इतना खतरनाक आदमी, हम कैसे जीतेंगे इससे। तो फिर बाबर ने कहा युद्ध तो जीतना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, क्या करे, बाकी अभी सांगा अधिकार करके चला जाएगा, मुझे भी मार देगा। तो बाबर ने यहाँ पे लेके 2-3 नारे दिए। पहला कहा कि है ना ये धर्म युद्ध है, वो सब काफिर है, हमें उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से उसने जोश भरा। तो कहा, जो मुसलमान सैनिक थे उन्होंने भी कहा कि तू कौन सा काम है, शराब वराब पीता है, हम मुसलमानों से कर लेता है तू तमगा, ठीक है। तो बाबर ने कहा ये शराब, दिल पे पत्थर रख के मैंने शराब से ब्रेकअप कर लिया और शराब छोड़ दी कि अगर ये युद्ध में जीत जाता हूँ तो मैं क्या छोड़ दूंगा, शराब। दूसरा, उसने कहा कि है ना आज से तुम कह रहे हो तमगा कर के बारे में, मैं तमगा कर माफ़ कर देता हूँ, आज के बाद मैं किसी भी मुसलमान से तमगा कर नहीं लूँगा। तीसरा, उसने कहा कि अगर मैं ये युद्ध जीत गया तो मैं गाजी की उपाधि धारण करूँगा। तो इस प्रकार से उसने जोश भरा अपने सैनिकों में। तो याद रख सकते हैं क्या करता है वो, तमगा कर माफ। इस युद्ध को धर्म युद्ध यानी जिहाद कहा। और बात करें तो याद रखना, शराब छोड़ दी छोड़ दी। इन सभी से क्या हुआ, सैनिकों को या फिर लिख सकते हैं सैनिकों का जोश वर्धन। इसके पश्चात इसके पास थे तोपची। इसके पास और विशेषता थी, तो तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग घोड़ों का प्रयोग हल्के हथियार। इस कारण से सांगा युद्ध जीतता है कौन सा, खानवा का। जब खानवा का युद्ध बाबर जीतता है, सॉरी, इस कारण से बाबर युद्ध जीतता है कहाँ का, खानवा का। और
और इस युद्ध के पश्चात सबसे पहले बाबर एक कार्य करता है, शराब छोड़ दी और साथ में गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध में जीत के पश्चात, में जीत के पश्चात, जीत के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, धारण की। और आगे बात करें, बाबर ने इस युद्ध को जीतने के पश्चात, युद्ध को जीतने के पश्चात, जीतने के पश्चात जीत का श्रेय, जीत का श्रेय, श्रेय अपने तीरंदाजों को दिया, तीरंदाजों को दिया। उसके बाद ध्यान रखना, बाबर इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात चंदेरी पे आक्रमण करने जाता है, चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने जाता है, पर आक्रमण करने जाता है, करने जाता है। बात करें अपन सांगा की, सांगा को बसवा दौसा में होश आया, दौसा में होश आया, होश आया। अब सांगा को जैसे बसवा दौसा में होश आता है, ये सबसे पहले पूछता है कि क्या हुआ भाई, युद्ध जीत गए क्या? तो कहा नहीं, युद्ध हार गए। सांगा कहता है कोई बात नहीं, होता है ऐसा, युद्ध में दो पहलू होते हैं, एक होता है जीत और एक होता है हार। तो कोई बात नहीं, हार गए, एक युद्ध और लड़ेंगे, इस बार बाबर को बहुत बढ़िया तरीके से हराएंगे। सरदारों ने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल हराएंगे। तो इस समय में सांगा कहता है कि चलो वापस युद्ध करने, क्योंकि सांगा की जो सेना थी वो बहुत तरीके से कमजोर हो चुकी थी, बहुत सारे इनमें धोखा देके जा चुके थे, कुछ भाग चुके थे, बहुत की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे घायल थे। तो सेना तैयार नहीं थी कि वापस बाबर से एकदम से युद्ध किया जाए, युद्ध के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था और सांगा चाहता था कि ये युद्ध अभी करें। सांगा ने पूछा कि बाबर कहाँ है? तो सभी सरदारों ने बताया वो चंदेरी की तरफ गया है। कि क्यों गया है चंदेरी की तरफ? तो क्या कि जो आपके साथी थे जिनका नाम था मेदिनी राय, वो इतनी खतरनाक तरीके से लड़े थे कि बाबर को डर बैठ गया कि अगर सांगा नहीं हराएगा तो अगली बार मेरे को मेदिनी राय हरा देगा। तो इस कारण से वो चंदेरी पे आक्रमण करने गया। तो सांगा ने कहा बस, उस दोस्त ने मेरा साथ दिया था, अब मैं भी उसका साथ देने जाऊंगा, चलो कहाँ निकलते हैं अपन? चंदेरी की तरफ। तो सांगा चंदेरी की तरफ निकलता है, बसवा से चंदेरी की तरफ जा रहा होता है। चंदेरी से पहले वो रुकता है रणथंबोर, और सांगा की जो पत्नी थी जिनका नाम हुआ था कर्मावती हाड़ी, वो यहीं रहा करती थी अपने दो पुत्रों के साथ। दो पुत्र थे जिनका नाम था विक्रमादित्य और उदय सिंह। इनकी चित्तौड़ वालों से ज़्यादा बनती नहीं थी, घर छोड़ के आ गई थी, अलग से रहती थी कि मैं मेरे पर्सनल रूम पे रहूंगी, आप आके मिल लेना मेरे से और मेरे साथ रहना। तो सांगा पहले रणथंबोर रुकता है। यहाँ पे हाड़ी रानी पूछती है कि भाई क्या है तुम्हारे रोज का युद्ध, हार गए, एक दो और हाथ पैर के घाव लगा के आ गए। कहे कि एक दो और लगाने जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ मैं बाबर से लड़ने। के फटे किस्मत मेरे, तू क्या चाहता है? रोज हर गए तू लड़ाता क्यों फिरता है? रुक जा, शांति रख, तेरे को तेरे दो जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं उनकी चिंता नहीं है क्या? देख नाने नाने मुंडे के। तो सांगा ने कहा कि नहीं, टॉफी लाए हो ना इनके लिए, ये देखो टॉफी चॉकलेट ये खाएंगे। कहे कि इससे काम नहीं चलेगा, हमारे चित्तौड़ में बनता नहीं है, तो हम क्या करें?
हमें एक काम करके जा, अगर तू जा रहा है तो क्या भरोसा तू आए नहीं आए, मुझे लगता है कि तेरे लखन नहीं है, तू आए नहीं आए, कोई भरोसा नहीं है। तू एक काम करके जा। संगा ने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा रणथंभौर का जो किला है वो मेरे और मेरे दोनों पुत्र जो है उदय सिंह और विक्रमादित्य, इन दोनों के नाम करके जा, फिर जाना हो जहाँ जा। फिर जैसे ही सांगा यहाँ पे इन दोनों के नाम रणथंभौर दूर करके निकलता है, तभी कर्मावती कहती है कि अब ये आने वाला लग नहीं रहा है मेरे को, इसलिए वो वहाँ पे एक छतरी बनवाना शुरू करती है। वह छतरी पूरी तरीके से बन नहीं पाती है, उस छतरी का नाम था अधूरी छतरी। तो ध्यान रखना रणथंभौर में क्या होता है। सांगा ने सांगा ने यहाँ पर यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर दुर्ग दुर्ग अपनी पत्नी अपनी पत्नी और पत्नी का नाम पूछे तो ध्यान रखना कर्मावती कर्मावती और विक्रमादित्य विक्रमादित्य उदय सिंह उदय सिंह के नाम करके गया। नाम अब रणथंभौर से आगे निकलने के बाद भी है ना, सांगा यही कह रहा है कि युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है। सेना तैयार नहीं है, सेना कह रही है कि हम घायल है सर, थोड़े टाइम के लिए मान जाओ, फिर लड़ लेंगे ना युद्ध। ये मानता नहीं है और ये पहुंचता है इल्ची नामक जगह पे। कहाँ पहुंचता है तो ध्यान रखना, इल्ची 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 वर्तमान में आता है एमपी। ये मान नहीं रहा था, जिद्दी हो गया था कि नहीं मेरे को तो युद्ध लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। तो सरदारों ने कहा कि अब पार पड़ेगा नहीं, अपन सब जो जिंदा है ये भी मरेंगे, ये तो बेंडा हो रखा है। तो इस कारण से यहाँ पे सरदारों ने इन्हें झेड़ दे दिया। तो इल्ची में सरदारों ने सरदारों ने सांगा को जहर दे दिया, जहर दे दिया। ये स्लो पॉइजन था, मतलब धीरे धीरे असर करता है। तो ये यहाँ से पहुंचता है कालपी तक। कालपी और कालपी भी कहाँ है, एमपी। यहाँ पर सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा की मृत्यु सांगा की मृत्यु के पश्चात इसकी बॉडी को वापस मेवाड़ लाया जाता है और वह लाया जाता है मांडलगढ़। मांडलगढ़ में जाके इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ध्यान रखना, कालपी में मृत्यु के पश्चात सांगा की बॉडी को मांडलगढ़ मांडलगढ़ भिलवाड़ा यहाँ सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है। सांगा का अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार सांगा की छतरी पूछ ली जाए आपसे कभी, सांगा की छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, बनी हुई है। अब बात करें कुछ नोट के बारे में। यहाँ सांगा की क्या बनी हुई है, छतरी। अगर पूछ ले आपसे कि इनकी मृत्यु की तारीख क्या थी, तो ध्यान रखना 30 जनवरी 1528। मृत्यु कब हो रही है, 30 जनवरी 1528। यहाँ मृत्यु के बाद हमें कुछ नोट याद होने चाहिए। नोट कुछ ये है कि महमूद खिलजी को एक व्यक्ति पकड़ता है जिसका नाम था शिव सिंह चारण। जब शिव सिंह चारण उसको पकड़ता है, इस कारण से संगा उनको 12 गांवों की जागीर देता है। तो पहली बात ध्यान रखना, मालवा के शासक मालवा के शासक महमूद खिलजी
द्वितीय को पकड़ने पर शिव सिंह चारण को संगा ने 12 गांवों की जागीर दी थी। आगे बात करें, संगा ने अशोक परमार से प्रभावित होकर इन्हें ऊपर माल की जागीर दी। और भी बात की जाए संगा के बारे में तो बाबर रणथंभौर आया और रानी कर्मावती को बेटी बोलकर संबोधित किया। ये हमने बात की किसके बारे में, संगा के बारे में। इस प्रकार संगा की मृत्यु होती। कल हम इनके जो पुत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके पश्चात जो 3 या 4 जो राजा बने वो बहुत छोटे समय के लिए बने, जिसमें हम देखेंगे रतन सिंह 3 साल के लिए राजा बनते हैं। उसके बाद राजा बनते हैं विक्रमादित्य, जो एक अल्प आयु में राजा बनते हैं। इस कारण से उनकी संरक्षिका बनती है कौन, रानी कर्मावती। उसके बाद हम राजा पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभमय हो।